हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों सभी को। क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया था, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी हमने देख ली थी। ठीक है बच्चों, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की क्लास में मैं वो टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जो जनरली बच्चों के डाउट्स रह जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता कि सॉलिड स्टेट के अंदर ये वाला पार्ट हमें एग्जैक्टली करना कैसे है या फिर उसको कैसे इमेजिन करना है। एंड ट्रस्ट में जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी बच्चों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा आज की क्लास में, चाहे वो कितना भी अपनी तरफ से पढ़ ले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था दैट इज़ दी पैकिंग एफिशिएंसी वाला पार्ट, वो हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। उसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक रह रहा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, आज हम उस वाले पार्ट को सबसे पहले शुरू करते हैं। हमने BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमने देख लिया था कि जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो हमारी कितनी होती है, 68% पैकिंग एफिशिएंसी होती है। और हमारे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर, हमारे टोटल 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं BCC में। ठीक है, चलो अब FCC के बारे में बात करते हैं। FCC के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, एक तो वो कॉर्नर्स पे मौजूद होते हैं, कॉर्नर्स पे पार्टिकल समझ के चलो हर यूनिट सेल के अंदर मौजूद मिलेंगे तुम्हें। और दूसरे जो पार्टिकल्स तुम्हें दिखाई देंगे यहाँ पे, कहाँ पे दिखाई देंगे, फेस के सेंटर पे। कहाँ दिखाई देंगे, फेस के सेंटर पे। ठीक है बच्चों, एक बार देख लेते हैं ये फेस सेंटर किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये फेस सेंटर होता क्या है। देखिए बच्चों, ये हमने क्या बनाया, एक क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बनाया बच्चों हमने यहाँ पर, एक क्यूबिक यूनिट सेल। तो जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, कॉर्नर्स पर मौजूद होते हैं। तो कॉर्नर पर जैसे प्रिमिटिव में और जैसे बॉडी सेंटर के अंदर तुमने 8 पार्टिकल्स बनाए थे 8 कॉर्नर्स पे, तो वो तुमने 8 पार्टिकल्स यहाँ पर भी बनाने हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर पार्टिकल्स क्या होते हैं, फेस के सेंटर पर। अब फेसेस क्या होते हैं, पहले तो इस चीज़ को समझो। देखो बच्चों, अब जिस भी रूम के अंदर तुम बैठे होंगे तो तुम्हें सामने एक वॉल दिखाई दे रही होगी, एक पूरी वॉल। जो वॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फेस। यानी कि तुम देखोगे कितनी वॉल्स हैं, दो तुम्हारे रूम होते हैं उसके 4 साइड पे वॉल दिखाई देंगी, 1 2, ये वाली जो एक वॉल होगी, एक ये वाली वॉल, यहाँ पे मैं बना देता हूँ 3, एक ये वाली वॉल जो मैंने बनाई है इसके लिए मैंने ये क्रॉस साइन डिनोट किया है। एक ये वाली वॉल जो तुम्हें दिखाई दे रही है 4 दीवारी, एक ये वाली इसके लिए ये वाला क्रॉस है, ये वाला क्रॉस हमने इस वाली वॉल के लिए डिनोट किया है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर एक वॉल और होगी जिसके लिए मैं यहाँ पर एक क्रॉस डिनोट कर रहा हूँ। एक सेकेंड बच्चों होल्ड कीजिएगा ज़रा, पेन ले लेता हूँ मैं। हाँ तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं। जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें तुम्हें फेस के सेंटर पे, जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करी, उसमें तुम्हें कहाँ पर पार्टिकल्स दिखाई देंगे, फेसेस पर पार्टिकल्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये 4 फेसेस जो तुम्हारे कमरे की 4 दीवारी हो गई, एक तो 4 ये हो गए तुम्हारे, और एक तुम्हें दिखाई देगी अपने कमरे में छत। क्या दिखाई देगी बच्चों, छत। ये हमारा जो एक्स मैंने यहाँ पर बनाया है ये किसको डिनोट करता है, जो ऊपर तुम्हें छत दिखाई दे रही है उसको। और एक नेक्स्ट हमारी जो पार्टिकल होता है फेस सेंटर, ये हमारा एक जो ज़मीन होती है जहाँ पर तुम देखोगे, तुम दिखाई देगा, तो ये यहाँ पर तुम्हारी क्या होती है, ज़मीन। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हमारे कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6। ठीक है बच्चों, तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट सेल के अंदर कितने होंगे।
देखो बच्चों, कॉर्नर्स पर तुम्हारे पास 8 पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है यूनिट सेल के अंदर, 1/8। ये चीजें हम प्रिमिटिव के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। कितने पार्टिकल हैं, 8 पार्टिकल, और कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/8। प्लस अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 6 फेसेस हैं, और हर फेस के अंदर जो पार्टिकल मौजूद है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है बच्चों, 1/2। कैसे होता है एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, मैंने ये वाला फेस कंसीडर किया, अभी इस वाले फेस के बारे में बात करते हैं। इस वाले फेस के अंदर जो भी पार्टिकल होगा वो पूरा का पूरा इस यूनिट सेल के अंदर तो डेफिनेटली नहीं होगा। वो क्या होगा, आधा इस यूनिट सेल के अंदर होगा और आधा इसके साथ वाले यूनिट सेल के अंदर होगा। बात समझ में आई, एक तो इस यूनिट सेल के अंदर होगा और एक इस यूनिट सेल के अंदर होगा। इसके अलावा कोई दूसरा यूनिट सेल इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ ये 2 यूनिट सेल इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे जो फेस पे होगा। आप इमेजिन करो जिस रूम में बैठे हो उसकी दीवार को देखो और उस दीवार से एक बॉल बाहर आ रही है अपने आप, ठीक है। वो जो बॉल बाहर आएगी वो तो या तो इस यूनिट सेल या मतलब तुम्हारे कमरे के अंदर हो सकती है, या तुम्हारे कमरे से साथ लगे कमरे के अंदर जिससे वो वॉल जुड़ी हुई है उस वाले कमरे के अंदर हो सकती है वो वाली बॉल। तो 2 टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं, या तो यहां पर या तो यहां पर। तो यानी कि आधी इस वाले रूम में होती है और आधी इस वाले रूम में होती है। तो ये बॉल कितने रूम्स में शेयर होती है बच्चों, 2 रूम्स में शेयर होती है, और हर रूम के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है। तो इससे आप देखोगे कि पार्टिकल्स हमारे पास कितने आएंगे, 1 + 3, यानी कि टोटल 4 पार्टिकल्स तुम्हारे पास इसके अंदर मिलेंगे। तुम्हें कितने पार्टिकल्स मिलेंगे बच्चों, 4 पार्टिकल्स तुम्हें इस यूनिट सेल के अंदर मिलेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट तो यहाँ पे पोस्ट कर सकता है कितने पार्टिकल्स को लेके। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर कंफर्म कीजिए समझ में आया, या कोई डाउट है तो पोस्ट कीजिए जल्दी जल्दी। क्लियर है, ओके अंकित। नो डाउट सर, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, यहाँ पर 4 पार्टिकल्स हो गए। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इस केस के अंदर हमारे पास कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। ओके वीरेंद्र, चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं इन FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, जो वॉल्यूम कितना होगा, देखो एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³ स्फेरिकल शेप, यानी कि जो स्फेयर की ज्योमेट्री होती है उसका हमारा वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³। ओके बच्चों, और हमारे पास यहाँ पे कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, 4 पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो टोटल वॉल्यूम इन पार्टिकल्स का कितना आ जाएगा, 4 × में 4/3 πr³। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, मोस्टली पुरानी चीजें हैं। अब आगे चलते हैं, एक रिलेशन डेवलप करने के बारे में बात करते हैं। एक बार मैं ये FCC दोबारा बनाता हूँ, अब तुम देखोगे कि इसमें रेडियस का और हमारी एज लेंथ का क्या रिलेशन है। अल्टीमेटली वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, ये मैंने क्या किया, ये हमारे पास 2 कॉर्नर के अंदर हमने, अभी मैंने बाकी सारे हाइड कर दिए इस वाले डायग्राम के अंदर, होते सभी हैं। ये 2 कॉर्नर्स के अंदर हमने क्या किए, पार्टिकल्स को ले लिया। अब ये देखना, जो फेस है उसके सेंटर पर तुम्हें ये पार्टिकल दिखाई देगा जो मैंने यहाँ पे बात करी, एक्स जो यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे क्या है, फेस के सेंटर पर पार्टिकल मौजूद होगा, होगा क्या नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा मैं पहले ये चीज क्लियर कर देता हूँ, प्रिमिटिव के अंदर ही सिर्फ कॉर्नर की जो बॉल्स होती हैं वो टच करती हैं, BCC और FCC के अंदर नहीं करती कॉर्नर्स की बॉल टच। ठीक है, तो यहाँ पर FCC की अगर मैं बात करूँ, ये अगर फेस के सेंटर पर है तो इन दोनों कॉर्नर वाली बॉल्स को टच करता है। ये क्या करता है, दोनों कॉर्नर वाली बॉल्स को टच करता है। अब आप देखोगे कि ये जो तुम्हारी डायगोनल लेंथ आ रही है, ये जो डायगोनल लेंथ है वो किसके बराबर होगी, ये हमारा क्या है, A, एज लेंथ हमारी कितनी है यहाँ पर A, और यहाँ पर हमारी एज लेंथ कितनी है A। अब ये चीज हम पिछली क्लास के अंदर कर चुके हैं, BCC में देख चुके हैं कि ये जो तुम्हारी फेस की डायगोनल होती है, क्या बोलते हैं हम इसे, फेस डायगोनल। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारी फेस डायगोनल होती है वो किसके बराबर होती है, √2a के बराबर। किसके बराबर होती है बच्चों, √2a। अगर कोई भी डाउट है तो पिछली क्लास में एक बार जाके जरूर देखिएगा, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। ये किसके बराबर होती है हमारी लेंथ, √2a के बराबर। अब देखिए बच्चों, √2a जो है हमारा यहाँ पर एक रेडियस होगा, यहाँ पर जो कॉर्नर पर बॉल है उसका एक रेडियस, इस वाले कॉर्नर पर जो बॉल है उसका एक रेडियस,
और जो सेंटर पर बॉल है उसके 2 रेडियस, यानी कि एक पूरा का पूरा डायामीटर इन्वॉल्व होगा इस लेंथ के अंदर, होगा क्या नहीं होगा, बॉल टचिंग है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो तुम्हारा निकल के आएगा √2a वो किसके बराबर आएगा, 4r के बराबर। चलो बच्चों बहुत अच्छी बात, बहुत वेरी गुड आकाश, समझ में आया तुम्हें। आगे चलते हैं, तो हमारा जो रेडियस होगा वो किसके बराबर आएगा बच्चों, यहाँ पे रेडियस हमारा आएगा यहाँ पे a/2√2। चेक कीजिएगा, जब आप 4 को नीचे लेके जाओगे तो आप काटोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, a/2√2। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की तरफ। पैकिंग एफिशिएंसी क्या कहती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, कि जो हमारा यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना है उसके बारे में चर्चा करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए बच्चों वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हमारे पास कितना है, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, जो पार्टिकल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 πr³, 4 पार्टिकल्स का वॉल्यूम 4 इंटू में 4/3 πr³। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हमारे पास कितना हो गया, 4 इंटू में 4/3 πr³। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर होगी। और टोटल वॉल्यूम, एक क्यूब का टोटल वॉल्यूम कितना होता है, पहले भी हम कर चुके हैं, a³। क्या होता है क्यूब का टोटल वॉल्यूम, a³। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर रेडियस की वैल्यू को जो हमने यहाँ पर निकाली है इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे 4 इंटू में 4/3 पाई, r की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पे a³ डिवाइड बाय 2√2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे बच्चों, 8 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 8 डिवाइड बाय a³ इंटू में 100। आई होप ये वाले पॉइंट के अंदर किसी को डाउट नहीं होगा, सिंपल मैंने लिखा है और यहाँ पर इस वाले वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया है रेडियस के अंदर। अब देखिएगा बच्चों, ये जो हमारा a³ है ये कट जाएगा और बाकी जितनी भी चीजें हैं, 4 हो गया, 4/3 हो गया, पाई हो गया, 8 हो गया या फिर 100 हो गया, ये सारी की सारी क्या होती है, हमारी एक कांस्टेंट वैल्यूज हैं। जब आप इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारी पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी आएगी, 74%। आई होप एक बार आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा क्लास के बाद कि यहाँ पे 74% आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारी वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 74%। अगर कोई भी डाउट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर या उसकी पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर तो आप जल्दी से पोस्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं भी कोई डाउट तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर अपना थम्स अप दिखाइए और बताइए कि क्लियर है। जल्दी क्लियर सर, बहुत बढ़िया अंकित। चलो बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, भवी, दीपांशी, विकास, बहुत बढ़िया। आई होप ये फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और प्रिमिटिव वाला जो पार्ट है तुम सबको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट ऐसा है जिसमें जनरली बच्चों को क्लास 11-12 में, एज अ स्टूडेंट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे को कभी क्लास 11-12 में इस पार्ट में ज़्यादा दिक्कत आई नहीं, ईजिली समझ में आ जाता है। अब जो मैं इसके बाद टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे भी पर्सनली उस टॉपिक के अंदर अपने टाइम पे काफ़ी दिक्कत फेस करी थी मैंने, मुझे समझ में नहीं आया था। इनफैक्ट जब मेरे बोर्ड्स एग्जाम हो गए तो मुझे तब भी समझ नहीं आया था। मुझे बाद में कभी बीएससी केमिस्ट्री या एमएससी केमिस्ट्री के दौरान मैंने पढ़ाई करी, तब मुझे ये चीज़ें क्लियर हुई थी। तो आई होप ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करके चलूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी ये टॉपिक्स को समझने में। स्टार्ट करते हैं, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स, अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये वाला टॉपिक वॉइड्स, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, इनमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। क्लोज पैकिंग, यहां पर मैं किसके बारे में चर्चा करूंगा, क्लोज पैकिंग के बारे में चर्चा करूंगा बच्चों। क्लोज पैकिंग क्या होती है, यानी कि किसी यूनिट सेल के अंदर मैंने भर के अपने पार्टिकल्स को अच्छे तरीके से फिट कर दिया और उसके अंदर जो खाली स्पेसेस है उनको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग। समझ में आया? यानी कि जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पिछले क्लासेस में भी एग्जाम्पल लिया है, अगर मैं एक फल की टोकरी लेता हूं और फल को इतने बुरे तरीके से पैक कर देता हूं कि उसके अंदर कोई भी, टोकरी के अंदर कोई भी खाली स्पेस ना बचे, तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने उस टोकरी को क्लोजली पैक्ड कर दिया, बुरे तरीके से पैक कर दिया। अब उसके अंदर स्पेसेस जितने बेयर मिनिमम स्पेसेस हो सकते हैं उन स्पेसेस को हमने छोड़ा। ठीक है बच्चों,
अब इसको स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1D। 1 डायमेंशन क्या होती है आप सभी जानते हो, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये सारी की सारी मैथमेटिक चीजें हैं जहां पर सिर्फ एक ही एक्सेस होती है, वहां उसको हम क्या बोलते हैं 1 डायमेंशन, यानी कि सिर्फ एक लाइन। ठीक है बच्चों, एक लाइन जहां पर होती है वो क्या होती है 1 डायमेंशन। अगर 1 डायमेंशन की मैं बात करूं, 1 डायमेंशन के अंदर अगर मुझे पार्टिकल को क्लोजली पैक्ड करना है तो मैं कैसे पैक कर सकता हूं? सीधा सीधा उन्हें टच कर दूं बस, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, ओनली 1 एक्सेस। बहुत अच्छे वीरेंद्र। तो अगर मैं 1 डायमेंशन के अंदर क्लोजली पैक करूंगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ पार्टिकल्स को टच कर दूंगा, तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, एक 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो जाएगी। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता 1 डायमेंशन के अंदर। ठीक है, और ये रियल लाइफ के अंदर 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन एग्जिस्ट भी नहीं करती है, सिर्फ समझाने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। एक बार सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मैं इस पार्टिकल को कंसीडर करूं, देखो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसे कहते हैं, एक छोटी सी टर्म है, इसके बारे में देखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि जितने भी नियरेस्ट नेबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होते हैं हमारे नियरेस्ट नेबर, मतलब जो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं हमसे, इतनी पास होते हैं, जैसे कि आपके घर के आसपास भी जो नेबर्स होंगे बिल्कुल खिड़की से झांक रहे होते हैं, घरों के अंदर सारी चीज़ें उन्हें पता होती है जितनी तो लोगों को नहीं पता होती, तो इनको क्या बोलते हैं, हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो, जो नियरेस्ट नेबर्स को डिनोट करता है। ठीक है, अब अगर मैं इस बॉल की बात करूं तो इस बॉल का नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, एक तो ये वाला, और इस बॉल का नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, ये वाला। ये दो क्या हो गए इसके नियरेस्ट नेबर जो इसको टच कर रहे होते हैं। तो क्लोज पैकिंग इन 1D के बारे में अगर हम चर्चा करें तो तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारे नियरेस्ट नेबर होंगे, यानी कि जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा बच्चों, 2। आई होप ये चीज क्लियर होगी नियरेस्ट नेबर का कंसेप्ट या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, 2। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं, क्लोज पैकिंग इन 2D के बारे में बात करते हैं। 2D हम किसको कहते हैं, ये तो हमारी क्या होती है लाइन, यानी कि 1 एक्सिस। ये क्या होता है हमारा प्लेन, यानी कि जहां पर 2 एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं 2D। ठीक है बच्चों, 2 एक्सिस, यानी कि मैं इस शीट को भी क्या मान सकता हूं, ये क्या है हमारी 2 डायमेंशनल स्पेस है। तो अब 2D के अंदर अगर मुझे क्लोज पैकिंग करनी है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए बच्चों, ये हमने क्या करा, सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर ली, मतलब हमने बॉल्स को यहाँ पे क्या सोचिए, आप कंचे ले रखे हैं आपने, कंचों को सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब एक लाइन के नीचे मुझे दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं दूसरी लाइन किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, इन दोनों के बीच में जो एक स्पेस दिखाई दे रहा है मैं यहाँ पर बॉल लगा सकता हूँ, या फिर मैं ठीक इसको टचिंग करके इस तरीके से बॉल लगा सकता हूँ। दो चीजें पॉसिबल है कि नहीं है, एक तो मैं बॉल इस तरीके से लगा सकता हूँ और दूसरी इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वहां पर बॉल लगा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो ये क्या होती है हमारी क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ये है हमारा, एक तो इस तरीके से बॉल लगा सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में जो तुम्हें एक स्पेस दिखाई दे रहा है यहां पर अपनी बॉल को फिट कर सकते हैं। ये टचिंग होती है सारी बॉल्स, ये ध्यान रखना है इसको। हाँ, तो ये चीज क्लियर होगी बच्चों। यहां पर मैंने इस बॉल के सीधा पैरेलल एक लाइन के अंदर मैंने क्या करी, इसकी बॉल लगा दी, यहां पर मैंने इन दोनों के बीच में एक बॉल लगा दी। ठीक है, एक इस लाइन पे और एक इस लाइन पे, दो अलग अलग लाइन पे। तो जो क्लोज पैकिंग इस वाली पैटर्न के अंदर होती है, आप देखिएगा यहां पर ए बी सी, बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्टिकल्स अलग अलग है। देखिए ये सारे के सारे आइडेंटिकल कंचे हैं, पार्टिकल सारे के सारे एक ही टाइप के हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हीलियम ले रहा हूं तो सारे हीलियम के पार्टिकल हैं, अगर मैं आर्गन ले रहा हूं तो सारे के सारे क्या हैं, आर्गन के पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर जो ए या बी नेमिंग दी जाती है, ये किस आधार पे दी जाती है कि हमने जो लाइन की फ्रेमिंग करी है वो सेम एक्सिस पे करी है या डिफरेंट एक्सिस पे करी है। ठीक है बच्चों, अगर मैं बोलूं कि मैंने सेम एक्सिस पे करी है तो ये हमारा, अगर मैंने इस पैटर्न में मैंने कंचों को अरेंज किया है तो ये क्या हो गया हमारा ए। और अगर सेम पैटर्न के अंदर जो ऊपर वाला पैटर्न है वही मैंने नीचे फॉलो किया है तो उसको भी मैं क्या बोलूंगा ए। तो ये जो हमारी टाइप होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ए टाइप की पैकिंग। क्या बोलते हैं हम इसे, ए टाइप की पैकिंग। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहां पे। और यहां पर आप देखोगे कि जो मैंने पैकिंग करी है, जो स्पेसेस,
एक तो इस वाली एक्सेस के ऊपर मैंने बॉल्स को अरेंज किया, कंचों को अरेंज किया, और एक डिफरेंट एक्सेस मतलब एक डिफरेंट लाइन पे मैंने बॉल को अरेंज किया जो अलग पड़ रहा है, इन दोनों से बिल्कुल अलग बीच में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक पैटर्न पे मैंने बॉल्स को अरेंज किया, ये डिफरेंट पैटर्न के जो ऊपर मैंने पैटर्न पे मैंने बॉल को अरेंज किया उससे डिफरेंट पैटर्न पे मैंने नीचे वाली बॉल्स को अरेंज किया। तो ये हमारी क्या हो जाती है, ए बी टाइप पैकिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, ए बी टाइप पैकिंग। मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये जो ए और बी मैंने यूज किया है ये अरेंजमेंट ऑफ बॉल्स के बेसिस पे मैंने ए और बी का नाम दिया है। जो पार्टिकल्स हैं, जो बॉल्स हैं, ये सारी की सारी क्या है, आइडेंटिकल हैं, सेम पार्टिकल हैं, अलग नहीं है। अगर हीलियम के हैं तो सारे हीलियम के हैं, और अगर आर्गन की पैकिंग कर रहा हूँ तो ये सारी की सारी किसकी हैं, आर्गन के पार्टिकल्स हैं, या नियॉन की, जिस भी जो भी तुम इमेजिन कर सको। यहाँ पर ए बी में डाउट तो नहीं है। अगर ये क्लियर है तो मैं 3 डायमेंशन पे मूव करूंगा। जल्दी जल्दी बच्चों क्लियर कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए क्लियर है। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी बता रहे हैं बच्चों, रुको उसी के लिए बना रहे हैं। चलो बच्चों, ये ए बी टाइप की पैकिंग है। डायमंड क्लियर आकाश, बहुत अच्छी बात है। ये जो मैंने ए बी टाइप की पैकिंग करी है, आप देखिएगा जो थर्ड लेयर इसके अंदर आएगी, जो तीसरी लेयर मैं निकालूंगा वो सेम ए की रिपीट होगी। तभी मैंने कोई नया नाम नहीं दिया, ए बी लिखा, वरना मैं ए बी सी भी लिख सकता था अगर थर्ड लेयर भी डिफरेंट होती। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबल है, एक तो ए, एक इस टाइप के पैटर्न में मैं बॉल्स को अरेंज कर सकता हूँ, और फिर जब मैं थर्ड लाइन ड्रॉ करूंगा, थर्ड टाइप में जब मैं बॉल्स को सेट करूंगा तो मुझे ए को ही रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ये जो मैंने ऊपर बनाई है ये किस टाइप की होगी, बी टाइप की होगी। और यहाँ पर जो मैंने ऊपर बनाई है ये ए टाइप की अरेंजमेंट होगी। ये ए और बी अरेंजमेंट्स के नाम है, पार्टिकल अलग नहीं है। लेट यहाँ पे मैं बहुत ही क्लियर लिख देता हूँ, ए एंड बी आर द टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, पार्टिकल इज सेम, पार्टिकल दोनों केसेस के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ए एंड बी आर द टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, अब एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसा कि मैंने ऊपर बात करी, नीचे भी बात कर लेते हैं। ए टाइप की पैकिंग में अगर मैं इस बॉल को कंसीडर कर रहा हूँ, किसको कंसीडर कर रहा हूँ, इस बॉल को। इस बॉल से टचिंग कौन कौन सी बॉल्स होंगी यहाँ पे, इस बॉल से टचिंग हमारी एक तो ये वाली बॉल होगी फर्स्ट, ठीक है। इस बॉल से टचिंग हमारी एक ये वाली बॉल होगी, एक ये वाली बॉल होगी, एक ये वाली बॉल होगी। उसके अलावा तो इन चार के अलावा कोई भी बॉल टच नहीं कर रही है, इस चारों के अलावा तो कोई भी बॉल टच नहीं करेगी। तो यहां पर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, ठीक है बच्चों। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहां पर इस बॉल को कंसीडर करता हूं, इसमें इस बॉल को कंसीडर करता हूं। आप देखिएगा इससे एक ये वाली बॉल टच कर रही है, यहां पर एक ये वाली बॉल टच कर रही है, एक ये वाली बॉल भी टच कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, और ये भी कर रही है। तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना निकल के आता है बच्चों, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आता है। आई होप ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यश, बहुत बढ़िया वीरेंद्र, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं बच्चे। चलो, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें क्लियर हो गया। उज्जवल हो जा, बहुत अच्छा। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अच्छा देखो, पहले मैं एक बार ये चीज और देख लेता हूं। आप देखिएगा यहाँ पर आपको एक बॉल से 6 बॉल टच कर रही हैं, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि एक हेक्सागन बन रहा है यहाँ पे। आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर, हेक्सागन बन रहा है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 का एक स्क्वायर बनता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आई होप 1D और 2D क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करेंगे 3 डायमेंशन में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। आगे चलते हैं 3 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 3D। चलिए बच्चों, अच्छा अब 3D के बारे में बात करते हैं।
3D किस तरीके से हमारी बनाई जा सकती है। देखिए बच्चों, अब हम सबसे पहले तो इसमें पहली जो 2 पैकिंग्स हैं उसको कंसीडर करेंगे। हमारी जो पहली पैकिंग थी जो हमने प्रीवियस में पढ़ी थी वो हमारी क्या थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कौन सी थी हमारी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर हमने क्या किया था, जैसा कि हमने किया था यहाँ पर एक के नीचे एक ऐसे बॉल्स एडजस्ट कर दी थी, बिल्कुल सेम पैटर्न के अंदर ए टाइप की हमारी पैटर्न थी। तो ये हमारी क्या है, ए टाइप की पैटर्न है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैंने लेयरिंग करी है दिस इज अ 2D लेयर, ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारी 2D। अब 3D के लिए मैं बिल्कुल एकदम उस तरीके से नहीं बता सकता कि 3D हमारी कैसे होगी, क्योंकि ये क्या है 2 डायमेंशनल शीट है, तो 3D में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब आप सोचिए कि इसी पॉइंट के ऊपर, इसी बॉल के सेंटर के ऊपर मैंने ठीक एक बॉल और रख दी, यानी कि जो लेयर मैंने नीचे बिछाई थी, जमीन के ऊपर मैंने कंचों की लेयर जो बिछाई थी, उसी के ऊपर एग्जैक्टली सेम पैटर्न के अंदर, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, सेम पैटर्न के अंदर मैंने एक और लेयर कंचों की बिछा दी, बिल्कुल इसी के ऊपर एज इट इज की एज इट इज, जैसी बिल्कुल नीचे अरेंजमेंट थी उसी के ऊपर क्या करी मैंने, सेम अरेंजमेंट कर दी। बात समझ में आई बच्चों, क्या करी मैंने, इस अरेंजमेंट के ऊपर, इस 2D अरेंजमेंट के ऊपर सेम अरेंजमेंट कर दी बॉल्स की जैसी नीचे थी। कोई डाउट यहां पे, सेम अरेंजमेंट of layers above square close packing, ठीक है बच्चों। तो जो हमारी फर्स्ट लेयर थी, मान लो मैं फर्स्ट लेयर की बात करूं, तो जो फर्स्ट लेयर थी अगर वो ए टाइप की है, तो जो सेकंड लेयर होगी वो भी हमारी क्या होगी, ए टाइप की होगी। उसके ऊपर भी जब मैं सेम अरेंजमेंट, सेम प्लेट लगाऊंगा, वो तो हमारी क्या होगी, एक वो भी ए टाइप की होगी। तो ए इस टाइप का जो हमारा पैटर्न बनेगा, ये हमारा किस टाइप की पैकिंग होगी, ए टाइप पैकिंग। क्या होगी हमारी, ए टाइप पैकिंग, ठीक है बच्चों। इस ए टाइप की पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको, सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब यहां पर मैं क्लास खत्म होने का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, तो मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं तुम्हें यहाँ पे। देखिए बच्चों, जो मैंने यहाँ पे सिंपल क्यूबिक लैटिस लिखा है ना, इसका क्या मतलब है, जनरली बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती, इसका मतलब मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, हमने 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे। कितने क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे। उसमें एक क्रिस्टल सिस्टम था क्यूबिक, और क्यूबिक के अंदर एक पॉसिबल वेरिएशन थी प्रिमिटिव। तो हमारी जो कोई भी सॉलिड अगर इस टाइप की पैकिंग को पकड़ता है, इस टाइप की पैकिंग अगर करता है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, चाहे वो हीलियम हो, आर्गन हो, किसी को भी सॉलिडिफाई कर रहे हैं, अगर वो इस टाइप की पैकिंग को पकड़ेगा, तो हमारा किस टाइप का यूनिट सेल निकल के आता है उस केस के अंदर, प्रिमिटिव यूनिट सेल निकल के आता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का। ध्यान से देखिएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल निकल के आता है ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। यहां पर सबसे ज्यादा डाउट क्लियर होता है बच्चों को कि ये सिंपल क्यूबिक लैटिस क्या है। अभी तक जो मैंने यूनिट सेल तुम्हें बताया, दैट इज एन इमेजिनरी पार्ट, वो एक इमेजिनरी यूनिट चीज थी जो बार बार रिपीट हो रही थी। वो इमेजिनरी चीज कहां से आई, वो किस टाइप की पैकिंग के अंदर पाई जाती है। अब ये एक्चुअल चीज है, ये क्या है, मैंने पार्टिकल्स को अरेंज किया प्रॉपर तरीके से, जो आप देख सकते हो सॉलिड स्टेट के अंदर। इस तरीके से हमारे सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, और अगर इस टाइप की अरेंजमेंट दिखाई देती है किसी सॉलिड स्टेट के अंदर, तो मैं कह सकता हूं कि वो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का प्रिमिटिव यूनिट सेल है। बात समझ में आई या नहीं आई, क्या मतलब, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का प्रिमिटिव यूनिट सेल है। जल्दी जल्दी ओके क्लियर है लिखिएगा, अगर समझ में आए तो। कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर आगे चलेंगे। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में बात करते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, चलिए बच्चों,
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है और इसको हम कैसे देखते हैं, जैसा कि मैं रिपीट, चंदन भारती सर रिपीट बता दीजिए। देखिए बच्चों, रिपीट एक बार ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के मैं बता देता हूँ। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर जो हमने बनाया था, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का मैंने एक 2D स्ट्रक्चर बनाया था, 2D तरीके से हमने कंचों को अरेंज किया था। आप अरेंज कर सकते हो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे तरीके से, ठीक है। अब ये जो हमारा बना स्क्वायर के ऊपर एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर एज इट इज मैंने कंचे की एक और लेयर लगा दी, जो इसके सेंटर से ऊपर एक लाइन निकल के आती है। बिल्कुल सेम पैटर्न के अंदर, सेम अरेंजमेंट के अंदर मैंने एक और लेयर लगा दी, सेम अरेंजमेंट ऑफ लेयर अबव द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो उससे हमारी कौन सी पैकिंग निकल के आएगी, ए टाइप की पैकिंग। ये हमारी रियल होती है, बाकी जो हमने 1D और 2D के अंदर देखी वो सारी की सारी इमेजिनरी चीजें, वो एग्जिस्ट नहीं करती। जो असली काम होता है वो 3D के अंदर होता है, ठीक है। तो हमारी इसमें किस टाइप की पैकिंग निकल के आएगी, ए टाइप की पैकिंग। इस ए टाइप की पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस। यानी कि अगर ये वाली अरेंजमेंट होगी तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम वाला पार्ट है, जो हम पहले देख चुके हैं, उसमें हमारा जो क्यूबिक वाला क्रिस्टल सिस्टम होता है और क्यूबिक के अंदर प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, वो उस वेरिएशन को डिनोट करता है। बात समझ में आई। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो हमने देखे थे, उसके अंदर जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है, उस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की जो प्रिमिटिव वाली वेरिएशन होती है वो यहाँ पर फिट बैठती है। अगर ये अरेंजमेंट होगी तो यही यूनिट सेल निकल के आएगा। यूनिट सेल हमारी इमेजिनरी चीज होती है, वो यूनिट सेल यहाँ पर अब आप इमेजिन कर सकते हो, यही इसी में वो